तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे आने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के थ्रू समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के बारे में, जिसे आमतौर पर आप कहते हो ARO एग्ज़ाम। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसमें प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं है। सिंपल सा टाइपिंग टेस्ट आपने पास करना है। मैंने ही पास किया है, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा है। मुझे सिखाने वाले सर पीछे बैठे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था, और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट है मैंने पास किया था, वो बहुत आसान है। तो आज बात करेंगे हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली ARO परीक्षा के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है रिव्यू ऑफिसर / असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। हिंदी में इसे कहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अच्छा, ये जो पद है ये सचिवालय में है, और जो पे बैंड लेवल 9 की पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। लेकिन इसमें जो अगला प्रमोशन है वो सेक्शन ऑफिसर में है, जो कि गजेटेड पोस्ट है। इसके बारे में क्या है ये पद, कहाँ इसकी नियुक्ति होती है, कैसे नियुक्ति होती है, आइए उसको जान लेते हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो हैं, पहले इनको कहा जाता था LDC और UDC, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क। आमतौर पर ये क्लरिकल पोस्ट है, लेकिन ये शाही क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है साहब, काफ़ी पावर है इन लोगों के पास। राज्य सचिवालय में, राज्य शासन में या राज्य सचिवालय में, राज्य लोक सेवा आयोग में और राजस्व परिषद में इनको ज्वाइनिंग या इनको नियुक्ति मिलती है। इनकी जो नियुक्ति होती है, सबसे पहला जो इसका बेसिक पद है वो है ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, और RO यानी कि रिव्यू ऑफिसर का। इस पद पर जो सीधी भर्ती होती है वो RO और ARO के रूप में होती है। आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी चॉइस है, जितने आपके मार्क्स हैं, अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको रिव्यू ऑफिसर यानी RO मिलेगा, कम मार्क्स हैं तो ARO यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मिलेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसका ये एग्ज़ाम जो है अब चौथी बार कराने जा रहा है। जब से उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बना है, ये एग्ज़ाम हमारे यहाँ चौथी बार होने जा रहा है। और इसके द्वारा जो भर्ती होगी, पिछले सालों में जो भर्ती हुई है वो राज्य सचिवालय में और लोक सेवा आयोग में हुई है। इस बार राजस्व परिषद में भी ये भर्ती हो रही है। आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आप RO बनेंगे, कम मार्क्स है तो ARO बनेंगे। आप लोक सेवा आयोग में जाना चाहेंगे, सचिवालय में जाना चाहेंगे या राजस्व परिषद में जाना चाहेंगे, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो राज्य सचिवालय में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सचिवालय जो है वो सेंटर ऑफ पावर है। अब आप मान लीजिए ARO के रूप में भर्ती होते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा 7, 8, 10 साल में जब भी होगा, वो RO के रूप में होगा, रिव्यू ऑफिसर के रूप में। वहाँ पर आप कुछ दिन काम करेंगे, कुछ साल काम करेंगे, अगला जो प्रमोशन होगा वो आपका सेक्शन ऑफिसर के रूप में होगा। हिंदी में इसे कहते हैं अनुभाग अधिकारी। दरअसल जो भी मंत्रालय है उसके सचिव का जो कार्यालय है उसे सचिवालय बोल देते हैं। तो सचिवालय में सबसे नीचे जो ब्रांच है, जहाँ से काम शुरू होता है, वो सेक्शन से शुरू होता है। सचिव साहब तो जो काम भी शुरू होगा, SO साहब उसको काम को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फाइनली जो डिसीजन लिया जाएगा वो सचिव साहब के स्तर पे लिया जाएगा। सारी जो फाइलिंग का जो काम है, जो भी काट छाँट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सेक्शन में ही तय हो जाता है। सेक्शन का जो बॉस होता है उसे हम कहते हैं SO या सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी। ध्यान रखिए, अनुभाग अधिकारी पर सीधी भर्ती नहीं होती है। जैसे आप कहें ना किसी ऑफिस में जो हेड क्लर्क होता है, उसी तरह से ये जो ऑफिस है उसमें जो हेड होता है वो होता है सेक्शन ऑफिसर। इसे आप क्लर्क नहीं कहेंगे, ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। पुराने ज़माने के 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है ये। और पुराने ज़माने का जो 4800 ग्रेड पे होता था वो RO को मिलता है, और जो 4600 ग्रेड पे होता था वो ARO को मिलता है। अगर आप आज की तारीख में RO बनते हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कम से कम 75,000 होगी पर मंथ इन हैंड, मतलब सारी कटौतियाँ काट के। तो आप ARO के रूप में भर्ती हुए, प्रमोशन RO में हुआ, उससे अगला जो प्रमोशन हुआ वो आपका सेक्शन ऑफिसर के रूप में हुआ। सेक्शन ऑफिसर की भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है। सेक्शन ऑफिसर से फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या जो आपका चीफ सेक्रेटरी हैं, इनकी भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है, सीधी भर्ती इनकी नहीं होती है। यहाँ पर आने के कई सारे रास्ते हैं। आप ARO या RO बने, आपका प्रमोशन हो गया सेक्शन ऑफिसर के रूप में। इसके अलावा स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं। स्टेट PCS में अगर आप SDM बनते हैं तो कम से कम 5 साल की नौकरी करने के बाद आप सचिवालय में जाना चाहें या शासन आपको सचिवालय में भेजना चाहे तो वो आपको अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी किसी पोस्ट पर भेजता है। अगर आप स्टेट PCS में SDM बनते हैं तो SDM के रूप में अगर आप 5 साल रहते हैं तो आप अपना जो सचिवालय में जो अपना कैरियर शुरू करेंगे वो डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से शुरू करेंगे। ठीक है ना। अगर आप IAS बनते हैं
अगर आप IAS बनते हैं और IAS बनने के बाद आपको केंद्र सचिवालय या राज्य सचिवालय में भेजा जाता है, तो केंद्र सचिवालय और राज्य सचिवालय में जो आप अपना कैरियर शुरू करेंगे, शुरुआती 1 साल या 6 महीने के लिए, वो अंडर सेक्रेटरी के रूप में करेंगे। अगर आप PCS IAS के रूप में सचिवालय में जाते हैं तो आपके प्रमोशन यहाँ पर तेज़ी से होते हैं, लेकिन अगर आप सीधे रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के रूप में जाते हैं तो प्रमोशन धीरे धीरे होते हैं। खैर वो अलग बात है। तो सेक्शन ऑफिसर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, प्रमोशन पोस्ट है RO से। अगला प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर के रूप में, फिर अंडर सेक्रेटरी नेक्स्ट प्रमोशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो डिप्टी सेक्रेटरी है। अगर आप 25 से 30 साल की उम्र के बीच में RO बन जाते हैं, 25 से 30 साल की उम्र में RO अगर आप बन जाते हैं तो यहाँ प्रमोशन होते होते आप भविष्य में रिटायरमेंट तक एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। शायद सेक्रेटरी तक ना पहुँच पाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऊपर पद कम हैं और जो दावेदार हैं नीचे वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप PCS बनते हैं तो आप थोड़े ही समय में सेक्रेटरी बन सकते हैं, और अगर आप 25-26 साल की उम्र तक IAS बन जाते हैं तो आप आराम से 5-6 साल के लिए किसी भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। तो ये तो ढांचा था। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है। एग्ज़ाम इसका लोक सेवा आयोग कराता है, हर साल इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। यूपी में पिछले 8-10 साल हमने देखा था कि इसका एग्ज़ाम हर साल होता है, लेकिन वहाँ भी अब 3-4 साल से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उत्तराखंड में इसका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2016-17 में हुआ था, अब ये नया एग्ज़ाम होने वाला है। इसका कैलेंडर अभी कल ही जारी हुआ है। आने वाली 17 दिसंबर 2023 को इसका प्री एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित है। पहले 28 जून को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित था, लेकिन अब डेट इसको हटा दी गई है, 17 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। लोकसभा इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। फॉर्म आएगा, आप लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद इसमें 3 लेवल के एग्ज़ाम हैं, पहला प्री एग्ज़ाम और दूसरा मेन एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में केवल एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस उसमें आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके के होंगे और 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। हालांकि इस तरह कोई नियम नहीं है कि जो 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होंगे उसमें 25 मैथ्स के या 25 रीजनिंग के होंगे, लेकिन माना जाता है या अब तक जो हुआ है उसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के और लगभग 25 ही क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। एक ही पेपर, ध्यान रखना, अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। 100 क्वेश्चन इसमें जीके के और 50 नंबर मैथ्स और रीजनिंग के। तो जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का मामला थोड़ा ठीक नहीं है तो वो लोग अभी से अलर्ट हो जाएं, कहीं से अच्छी किताबों से पढ़ने लगें या किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, मेरे यहाँ जाएं, मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो मैथ्स और रीजनिंग आप तेज़ी से उसमें एक्सपर्ट होना शुरू कर दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग आप इतना कर लीजिए कि जो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से 25 क्वेश्चन आप कम से कम कर लें, कम से कम 25 क्वेश्चन आप कर लें। अगर 25 क्वेश्चन से नीचे आप जाते हैं तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जैसे सर्किल या कॉनिक सेक्शन या कोन या सिलेंडर, इन चीज़ों के पीछे आप ना पड़ें। सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आसानी से कर लेते हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, औसत निकालना है, औसत एज निकालना है, लॉस ऑफ मौसोपा वाले सवाल हैं, साधारण ब्याज वाले सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा कठिन पड़ता है, साधारण ब्याज वाले सवाल हैं, आयत है और वर्ग है, आयत वर्ग के क्षेत्रफल परिमाप हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। इसके अलावा और भी सिंपल से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आते हैं, उन पर आप अपनी कमांड कर लीजिए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो हर टॉपिक को आप करने की कोशिश मत कीजिए। इसके अलावा डाटा सांख्यिकी वाले सवाल होते हैं इसमें, जिसे हम समंकों की व्याख्या वगैरह कहते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालनी आती है तो वो सवाल आसान पड़ते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मैथ वीक है तो आप रीजनिंग के मास्टर हो जाइए। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, रीजनिंग में अगर कहीं आपको दिक्कत पड़ती है तो वो कैलेंडर में, घड़ी में और डाइस में, आप मेरी वीडियो देखेगा, मैं उसको तैयार कराऊंगा। कैलेंडर, डाइस और घड़ी में आपको दिक्कत हो सकती है या सिलोजिज्म में आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ कहीं दिक्कत नहीं होगी। वहाँ भी दिक्कत है तो आपको उसको अच्छे से तैयार कीजिए। ध्यान रखिए वो जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उससे 25 से कम आप सही कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे तैयार कीजिए। अगर आपकी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है तो आप जीएस पे या जीके पर काम कीजिए। जीएस या जीके पर काम करने के लिए न केवल पढ़ना ही ज़रूरी है बल्कि एक सटीक रणनीति बनाना भी ज़रूरी है। आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ कि जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने जितनी भी तरह की परीक्षाएं कराई हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के सवाल आते हैं, सबको रट डालिए। जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं इन राज्यों ने, चाहे वो प्रवक्ता की भर्ती कराई हो, चाहे वो किसी इंजीनियर की भर्ती कराई हो, चाहे PCS जे का एग्ज़ाम हुआ हो, PCS का एग्ज़ाम हो, लोअर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हुआ हो,
उन एग्ज़ाम के जितने भी जीके के सवाल हैं उनको रट डालिए, उनके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। देखिए अगर वहाँ पर 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए उसमें से कम 7,000 क्वेश्चन आपको आते हैं, उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है प्लासी का बैटल कब हुआ, आपको पता है अकबर किसका बेटा था, आपको पता है बक्सर का बैटल कब हुआ, आपको पता है आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 क्या है, ये सब आते हैं आपको। जो नए से सवाल हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको रटिए, उनको लिखिए और बार बार उनको और शॉर्ट करते रहिए। मैंने ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया। मैं आपको बताता चलूं कि इसी एग्ज़ाम में पिछले 2016 का जो एग्ज़ाम था मैंने भी दिया था। इसमें मैं रिव्यू ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट हुआ था राज्य सचिवालय, उत्तराखंड राज्य सचिवालय में। मेरी 17वीं रैंक थी, मेरा नाम गुलफाम अली राजी है, 17वीं रैंक थी मेरी। 2016 का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, खुद मेरे 2 स्टूडेंट भी इसमें सेलेक्ट हुए, तो मुझे ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ का। तो मैं कहाँ था, हाँ मैं ये कह रहा था कि आपने इसकी रणनीति किस तरह से बनानी है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए अगर आपके पास समय है, मैं आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। मैं किसी भी बुक सेलर या पब्लिशर का एजेंट नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। आप लोग बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेते हैं, मैं आपको एक गुरु मंत्र आज देके जा रहा हूँ जीएस के लिए। अगर आपके पास समय है, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये जो बुक का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समय लेगी, आपसे 2-3 साल की तैयारी का समय लेगी। एक गाइड होती है यूनिक के नाम से, मेरी कोचिंग का नाम भी यूनिक IAS अकेडमी है इत्तफाकन, लेकिन एक गाइड होती है यूनिक गाइड, इलाहाबाद पब्लिकेशन की यूनिक गाइड है जिससे मैंने तैयारी की है IAS प्री के लिए। वो इतनी मोटी सी किताब होती है, उसकी मोटाई को देख के नहीं डरिए, उसको गीता बाइबल कुरान की तरह रटना, पढ़ना, आत्मसात करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा, 2-3 साल का समय लगेगा। इस 3 महीने की तैयारी में आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मैं इसकी हर चीज़ आपको शॉर्ट में पढ़ाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहते हैं, मेरी क्लास पढ़ते रहते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं। तो इस तरह से जीएस का जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैथ्स रीजनिंग भी है। अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 150 सवाल 150 नंबर के हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका 1/4 नंबर कटेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, आप लोग निगेटिव मार्किंग से डरिए नहीं, और निगेटिव मार्किंग होते हुए भी रिस्क लेने से आप मत डरिए। अगर आपको आता है, अगर आपको 4 में से 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ हो सकता है तो आप ज़रूर रिस्क लीजिए। 4 सवाल गलत करेंगे, उसमें से 1 सही भी हो गया तो आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वो तब आप रिस्क तब लें जब आपको कुछ पता हो। बिल्कुल अंधेरे में तीर नहीं मान रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है, जिसके बारे में आता पता ही कुछ नहीं है, उसे दूर से सलाम करके जयराम जी करके चले जाइए, उस पर अपना समय ख़राब नहीं कीजिए। लेकिन अगर कहीं लगा है, कुछ पता है, कुछ सुना हुआ सा लग रहा है तो वहाँ पर रिस्क ज़रूर लीजिए। फिर इसके बाद आपका ये जो 150 क्वेश्चन का पेपर है, यहाँ पर मेरिट बन जाएगी। अब मेरिट कितने पे जाएगी ये डिपेंड करेगा, वैकेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप मान के चलिए अगर आप 100 नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, मैथ्स रीजनिंग भी है, 90 या 95 प्लस में आप आते हैं तो आप दौड़ में हैं। इसके बाद फिर इसका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में 3 पेपर हैं, तीनों ही आपने जो है कि मैनुअली लिखने हैं। इसमें एक हिंदी का पेपर है जो टोटल 100 मार्क्स का है। हिंदी का जो पेपर है उसमें जो पहला पार्ट है 20 नंबर का, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, जैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, भावार्थ लिखो, सारांश लिखो, संक्षेपण लिखो और शीर्षक लिखो, ये 20 नंबर का है। उसके बाद 20 नंबर का है ट्रांसलेशन। अच्छा देखो, यहाँ पर जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा उसकी जब भी वैकेंसी आएगी मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लोअर पीसीएस में क्या होता है, वहाँ भी ट्रांसलेशन है, 50 मार्क्स का ट्रांसलेशन है, तो उसमें पूरा का पूरा पैसेज ट्रांसलेट कराता। लेकिन यहाँ पर आपसे वर्ड ट्रांसलेट कराएगा। जैसे इंग्लिश में एक शब्द आता है याचिका, हिंदी में एक शब्द आता है याचिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिटीशन, है ना। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन कराएगा। जैसे हिंदी में एक शब्द है, इंग्लिश में एक शब्द है मैन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैन को हिंदी में क्या कहेंगे, आदमी ना, मानव। मैन को हम हिंदी में कहेंगे मानव, ओके। वुमेन स्त्री, महिला मत लिख देना, स्त्री, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे बैंक में जाते हैं ना, तो पिछली बार एक मुझे ध्यान में आ रहा है मैंने गलत कर दिया था, एक क्वेश्चन आया था कि विड्रॉल, आहरण को हिंदी में क्या कहते हैं, जाते हैं ना आप पैसा लेने के लिए आते हैं तो फॉर्म भरते हैं विड्रॉल फॉर्म, तो आहरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विड्रॉल। उसकी स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई थी, मुझे आज भी याद है वो। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, वर्ड ट्रांसलेशन पूछता है, 10 शब्द इंग्लिश से हिंदी में और 10 शब्द हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएगा, और ये बहुत मायने रखता है मेरिट में।
अगर इसमें आप 15 से कम नंबर ला रहे हैं तो आप बाहर हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो अभी से वर्ड ट्रांसलेशन शुरू कर दीजिए। मैं आपको गुरु मंत्र दे जाता हूँ। हिंदी में सुशील कुमार की बुक आती है, उसको आप पढ़िए। वहाँ से जो वर्ड ट्रांसलेशन है उसको आप पढ़िए। 20 में से 18 चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी और आप कोशिश कीजिए कि अभी से अलग अलग जो वर्ड हैं उनका ट्रांसलेशन करना शुरू कर दीजिए। नहीं मिल रहा, सुशील कुमार की बुक नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, मेरे साथ जुड़े रहिए। सुशील कुमार जी का एजेंट नहीं हूँ, ध्यान रखना। हाँ, मैंने किताबें पढ़ी हैं इसलिए मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब 20 नंबर का अपठित गद्यांश, 20 नंबर का ट्रांसलेशन और इसमें 60 नंबर का ड्राफ्टिंग या पत्र लेखन, जो आजकल ऑफिशियल लेटर चलते हैं ना वो। तो इसके लिए आप मुझसे पूछें कि सर कोई बुक बता दो, तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। इसके लिए कोई भी ऐसी बुक नहीं है। बहुत सारे राइटर की बुक चलती हैं। देखो, अब मैं तारीफ़ करूँगा तो मैं राइटर का नाम ले सकता हूँ, लेकिन अब बुराई करूँगा तो मैं किसी राइटर का नाम नहीं लूँगा। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप उसको पढ़िए, हल्का सा आइडिया लीजिए। उसके बाद फिर इसमें प्रश्न कैसे आएंगे कि सरकारी पत्र क्या होते हैं, सरकारी पत्र के अंग क्या हैं, सरकारी गैर सरकारी पत्र में अंतर क्या है, सूचना, विज्ञप्ति और अधिसूचना में क्या अंतर है, तार अब तो खैर ख़त्म हो गया लेकिन सिलेबस में तार का महत्व क्या है, विज्ञप्ति का महत्व क्या है, परिपत्र क्या होता, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए मैं आपको वीडियो बना के दूंगा तब जब मेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर वो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, आपको लगे कि वो वीडियो मुझसे मिलें, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, जितना ये फैलेगा, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा। सब कुछ निःशुल्क है, ऐसा नहीं है कि बाद में मैं आपसे पैसे मांगने लगूंगा, सब कुछ निःशुल्क है। ठीक है, आगे चलें। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने ग्रुप्स में भेजें। तो 60 नंबर की ड्राफ्टिंग है। ये कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपको ड्राफ्टिंग अच्छे से सिखा सके, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर भी मैं आपको जाते जाते एक बताता चलूँ कि आपके आसपास कोई टीचर हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, नौकर हो, तो आजकल व्हाट्सएप पे इन लोगों को जितने भी आदेश निर्देश आते हैं वो सब लेटर के रूप में ही आते हैं। इनसे आप दोस्ती कर लीजिए, इनसे कहिए सर जितने भी ऑफिशियल लेटर आपके पास आया करें मुझे भी सेंड कर दिया करें। तो आपको एक धीरे 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 अंदाज़ा होने लगेगा कि लेटर होता क्या है। लेकिन मेरा आपसे वादा है, ज़िंदगी रही तो मैं आपको इसको तैयार करूँगा, लेकिन रिश्वत सब्सक्रिप्शन। ओके, आगे चलें। तो मेंस में पहला क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है, और पहला पेपर जो है हिंदी का और दूसरा पेपर जो है वो जीएस का। अच्छा, मेंस में जीएस जैसे हम आते हैं, मेंस में जीएस यानी कि लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं है। यहाँ पर केवल 100 क्वेश्चंस हैं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इन 100 क्वेश्चंस में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। केवल 100 सवाल हैं, यहाँ पर मैसेजिंग नहीं है। तो जिन लोगों का मैसेजिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो बस जैसे तैसे करके प्री एग्ज़ाम पास करें, मेंस में मैसेजिंग नहीं है। ठीक है। तीसरा पेपर एस्से का है। एस्से के खंड में 3 अलग अलग सेक्शन होंगे, तीनों सेक्शन में 3-3 एस्से लिखे होंगे। हर सेक्शन में से आपने कोई एक एस्से लिखना होगा। तो 9 एस्से हैं, इस तरह से 3 अलग अलग सेक्शन में हैं, 9 में से 3 एस्से आपने लिखने होंगे। इस तरह से ये तीनों पेपर जो होंगे वो 100-100 नंबर के होंगे। अच्छा, एस्से में जो मार्क्स हैं, 3 एस्से जो हैं उसमें 2 एस्से जो होंगे 35 मार्क्स के होंगे, और तीसरा जो एस्से होगा वो 30 मार्क्स का होगा, और सभी एस्से आपने 600 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो इस पेपर में मेंस में कोई कहता है एस्से डिसाइडिंग है, कोई कहता है जीएस डिसाइडिंग है, कोई कहता है हिंदी डिसाइडिंग है। मैं आपको गुरु मंत्र देता जाऊं कि जो भी प्री निकाल के आता है जीएस उसका ठीक ठाक होता है। जनरल स्टडीज़ में 100 में से आप 65 सही करके आओगे तो हो सकता है कोई दूसरा 70 कराए और तीसरा कोई 60 कराए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जीएस के पेपर में नहीं आएगी। आपकी जो मेरिट बनाएगा वो बनाएगा ड्राफ्टिंग। ये जो 4 लेटर हैं ना, ये ड्राफ्टिंग, ये 20 नंबर का ट्रांसलेशन, और ये जो 100 नंबर के 3 एस्से हैं, ये आपकी मेरिट बनाएंगे। ध्यान रखना, इन पर आपने ध्यान देना है। लेकिन अभी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप कर सकते हैं तो किसी भैया से दोस्ती कीजिए, लेटर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए, और ध्यान करिए कि आपका प्री टेस्ट पास हो जाए। अब मेन एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट जो है स्पीड टेस्ट है। 4000 राइट की डिप्रेशन आपसे हिंदी में मांगेगा। इंग्लिश में इसमें जो टाइपिंग है वो ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, उसके लिए अलग से कोई सुर्ख आपके पर आपको नहीं लगने वाले हैं। हिंदी टाइपिंग का टेस्ट आपने पास करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं है, बस आपको की रट जाएं आप, और वहाँ जाके आप होपलेस ना हो। मैं भी गया था टाइपिंग टेस्ट देने, वहाँ पर जब मैं सबके साथ बैठा तो मेरी उंगलियाँ जाम हो गई थी, मेरे हाथ जो थे वो काम करना बंद कर गए थे, लेकिन जैसे तैसे मैं पास हो गया था। इसके अलावा 3-4 और चीज़ें हैं, 3-4 ऐप हैं कंप्यूटर के जो आपने सीखने होते हैं, लेकिन अभी उनकी टेंशन नहीं लेनी है। आराम से प्री एग्ज़ाम दीजिए, मेन एग्ज़ाम निकालिए। उसके बाद मेरे पास उसके लिए भी व्यवस्था है। आदरणीय विमल सर हैं, वो आपको कंप्यूटर टाइपिंग और जो सॉफ्टवेयर है वो भी सारा का सारा ऑनलाइन हमारे चैनल पे सिखाएंगे। ठीक है,
तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी तरह की क्यूरी हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9027526044। कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कॉल ना कीजिएगा, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। जो भी क्यूरी हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई नई तरह की चीज़ पूछनी हो, मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको उस पर अपलोड करूंगा। प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, कॉल रिसीव करने का समय नहीं होता है। व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज़ हमारा वीडियो देखिए भी, पूरा देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलते चलते एक गलती हो गई है, मोबाइल नंबर आपको गलत दे दिया मैंने। तो नंबर जो है 9027502644, ये जो मोबाइल नंबर है ये सही है, चेक कर लीजिए।